जी, मार्केट में ऑब्वियसली अगर आप फंड मैनेजर से बात करें और जो ऑब्वियसली मार्केट एक्सपर्ट से बात करें, तो अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ परफॉर्मेंस वो री रेटिंग कहा जा रहा है कि इसकी वजह से होगी। अगर आप ऑब्वियसली देखें, स्टार्ट ऑफ द ईयर से बाजार 30,000 पॉइंट पे थी, अभी तकरीबन 40,000 पॉइंट पे, तो 30% से ज़्यादा की रैली हो चुकी है। तो ऑलरेडी एक एस्पेक्ट ऑफ री रेटिंग आ चुका है, लेकिन अब बाज़ार एक नए दौर में जा रही है, नए पीरियड में जा रही है, क्योंकि MSCI का अपग्रेड हो चुका है। इमर्जिंग मार्केट आप फॉर्मली हिस्सा हो जाएंगे अगले मई से। तो उसमें लोगों का यही इसी तरफ है कि जी पिछली दफ़ा जब इमर्जिंग मार्केट में थे और इसी टाइम पे वैल्यूएशंस क्या थे, इसी इंटरेस्ट रेट से सिमिलर इंटरेस्ट रेट्स जब थे, या इसी तरह की ग्रोथ हो रही थी GDP ग्रोथ के हवाले से या बहुत सारे सेक्टर्स के हवाले से, तो उस वक्त बाज़ार का क्या परफॉर्मेंस थी, उस वक्त के क्या मल्टीपल्स थे। ऑब्वियसली एप्पल्स टू एप्पल्स पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें डिफरेंट थी उस टाइम पे। मिसाल के तौर पे मार्केट ज़्यादा लिक्विड थी, उस वक्त एक लेवरेज प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट था, मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होते थे, प्राइस डिस्कवरी शायद थोड़ी बेहतर होती थी। लेकिन इस दफ़ा तो अगर वो नहीं है, तो ज़रूर ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों में बहुत सारे पैरेलल्स हैं। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो GDP ग्रोथ आपको बहुत सिमिलर नज़र आएगा। यस, कुछ कुछ पीरियड्स में लास्ट टाइम 7 to 9% के GDP ग्रोथ भी हमने देखा है, लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखें जो कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, इस दफ़ा GDP ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइड पे कॉटन प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, कॉटन कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे गई थी। बट अगर आप ट्रक सेल्स देखें, अगर आप मशीनरी इंपोर्ट्स देखें, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें देखें, तो सर्टनली आपको पैरेलल्स मिलेंगे जब हम लास्ट टाइम इमर्जिंग मार्केट्स में थे। उस टाइम पे मल्टीपल्स हमारे रफली आप कह सकते हैं कि 12 टाइम्स थे, अभी 10 टाइम्स भी नहीं है। और उस टाइम पे हमारा डिस्काउंट टू इमर्जिंग मार्केट्स 15 to 20% के दरमियान था, रफली अभी 25 से 30% के दरमियान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली देर आर सम थिंग्स जो नहीं बैठती, लेकिन मोस्ट थिंग्स सजेस्ट के री रेटिंग एक शुरू हो चुकी है और मज़ीद होती रहेगी आगे। आई थिंक तो लेट मी बिफोर आई कम टू दैट, एक मैं अगर बता दूँ री रेटिंग से मुराद क्या, आई मीन वाई री रेटिंग होगी क्यों। तो प्रैक्टिकली इसके अंडरलाइंग जो चीज़ हो रही है वो ये है कि इसमें फॉर द सेम स्टॉक्स या फॉर द सेम मार्केट एक डिमांड ग्रो हो रही है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी लेड बाय फॉरेन बाइंग। वी सीन के जी जुलाई में अगर आप पिछले 12 महीने देखें तो तकरीबन 300-350 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है नॉर्मलाइज बेसिस पे। इस दफ़ा की एस्टिमेट्स ये थी कि MSCI अपग्रेड जब हो जाएगा तो तकरीबन साल में 300 मिलियन डॉलर इनफ्लो होगा। ये हमने देखा है जुलाई में, अगर आप देखें तो तकरीबन 25 मिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो है। तो रन रेट ये सजेस्ट करता है कि एनुअल बेसिस ये तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की बाइंग हो जाएगी। ऑब्वियसली अगस्त में वो ट्रेंड सस्टेन अभी तक तो नहीं कर पाया है, तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। लेकिन फॉरेन बाइंग शुड बी द बिगेस्ट एलिमेंट, जो अगर आप ट्रिगर की बात करें कि क्या लेके जाएगी, इट हैज़ टू बी दिस, तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे जहन में तो यही है कि ये डिमांड आएगी। और डिमांड आई थिंक वही है कि जी अगर आप देखें, सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ मोर मनी चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। अगर आप स्टॉक्स को गुड्स कहें कि जी 550 शेयर्स लिस्टेड हैं, IPOs इतने फ्रीक्वेंटली नहीं हुए हैं बाज़ार में, तो वो गिने चुने वही स्टॉक्स मौजूद हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी एटलीस्ट 200 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो, $500,000 ट्रेडेड वैल्यू हो, तकरीबन अगर आप इसको स्क्वीज़ करके रखेंगे तो 50 से 60 नाम से ज़्यादा के स्टॉक्स नहीं होंगे। अब इन्हीं स्टॉक्स के पीछे अगर ज़्यादा पैसा आएगा, और कुछ एस्टिमेट्स हैं कि जितने फ्रंटियर फंड्स में पैसे हैं उनसे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा इमर्जिंग फंड में पैसे हैं। अगर इस क्वांटम का मनी आता है बाज़ार में फॉर द सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो नेचुरली उन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी, इवन दो उनकी प्रॉफिट्स वो उतना ही प्रॉफिट कर रहे हैं, उसी ट्रेजेक्ट्री पर हैं जो पहले थे। लेकिन ये कि उनको अब आप ज़्यादा मल्टीपल असाइन कर देंगे। एक ये तो फ्रॉम अ वेरी बॉटम अप पॉइंट ऑफ व्यू। टॉप डाउन अगेन वो यही बात है कि जी अगर आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और स्टेबल है, या अगर आपकी इकॉनमी और बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो कुछ कंट्री रिस्क प्रीमियम्स भी एसोसिएटेड होते हैं मार्केट्स के साथ, तो है कि वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमें ज़्यादा डिस्काउंट पे रखा हुआ था कि पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा है इस फ्रंटियर मार्केट में, या तो वो भी एक फीड इन करेंगे कि जी एज एन इमर्जिंग मार्केट इनहेरेंटली आपको ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया गया है कि ये रिस्क अब उस नौयत की नहीं है जितनी फ्रंटियर मार्केट में। तो ट्रिगर की अगर आप बात करें,
यस देखें, नॉर्मल ट्रिगर्स चलते रहेंगे कि जी रिजल्ट्स किस तरह आ रहे हैं, या इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री किस तरह की है, या सीपेक का कोई न्यूज़ फ्लो आ जाती है, लेकिन ये सब सबसे बड़ा ट्रिगर एमएससीआई ही है। देखिए, अगर एमएससीआई अपग्रेड नहीं होती तो शायद बाज़ार ऑब्वियसली इन लेवल्स पे नहीं खड़ी होती। तो थोड़ा सा प्राइसिंग तो ऑब्वियसली कर लिया गया है। वी आर आर्ग्यूइंग कि पूरी तरह अभी भी प्राइसिंग नहीं किया गया है, एंड अभी थोड़ी सी बाज़ार फंस रही है 40,000 के लेवल से करीब। दैट्स अंडरस्टैंडेबल, रैली भी बहुत अच्छी हो गई है, बट आई थिंक हिस्ट्री सजेस्ट, यूएई कतर ने भी जो लास्ट फ्यू ईयर्स अगो अपग्रेड होते, हिस्ट्री सजेस्ट के जब तक एटलीस्ट आप अपग्रेड नहीं हो जाते फॉर्मली, उस टाइम तक रैली चलती है। तो वी स्टिल हैव अनदर 6-8 मंथ्स टू गो। जब तक वो अपग्रेड होगा तो उसमें उम्मीद है कि इनफ्लो भी आएंगे और बाज़ार यहाँ से और ऊपर भी जाएगी। I think it's a great question because cement has performed so well कि obviously थोड़ा सा it demands कि इसको थोड़ा गौर से स्टडी किया जाए। सेक्टर 2-3 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं कि इस साल भी तकरीबन 30-40% इसकी परफॉर्मेंस होगी। अभी तक जो चला है, देखें अभी तक तो सीपेक का सच सामने नहीं आया है। इनफैक्ट अगर आप सीपेक की बात भी करें तो $46 बिलियन का फिगर है, उसमें से तकरीबन 2/3 जैसे भी ज़्यादा एनर्जी साइड पर है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, कोल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका फिर भी एक कम हिस्सा है। सीमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान बड़ी मिक़दार में सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट नहीं हो सकती सीमेंट, पर्टिकुलरली बिकॉज बाहर की सीमेंट सस्ती भी है। यहाँ पे लोकली सीमेंट की जो प्राइसेस हैं वो एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट बाहर सस्ता बिक रहा है, मुल्क में महंगा बिक रहा है। तो ऑब्वियसली वो कोई रिस्क है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात भी करें, अगर आप बैंक से बात करें तो फाइनेंसिंग उनका कहना है कि ज़्यादातर बाहर से होगी और चाइनीज़ इदारे ही इनको फ़ंड करेंगे। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यहाँ प्लांट्स भी लग जाएं बाहर के, हो सकता है सीमेंट इंपोर्ट भी हो जाए। आई थिंक अभी तक जो बात है सीमेंट सेक्टर का जो 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 बुल रन आया है वो दो चीज़ों की वजह से। एक तो डिमांड, डोमेस्टिक साइड पे काफ़ी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और सीपेक अगेन मैं वही कहूँगा अभी तक उसका असर उसके बावजूद है। पीएचडीपी डेवलपमेंट है वो होगी क्योंकि इलेक्शन जब आगे आ रहे हैं, हुकूमत खर्चे करेगी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से काफ़ी डिमांड देखी गई है। और दूसरा है मार्जिनस। अगर आप ऑयल के साथ साथ उसकी और कमोडिटीज़ भी नीचे गई हैं, तो कोल वगैरह काफ़ी नीचे चले गए, तो मार्जिनस ऑल टाइम हाई पर है, तकरीबन 45% इंडस्ट्री के एवरेज कर रहे हैं। और डिमांड इस तरह की हमने बहुत सालों बाद देखी है कि लोकल साइड पे ग्रो हो रही है। रिस्क एक और भी है कि एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो हो रही, लेकिन वो माइंड नहीं कर रहे सीमेंट प्लेयर्स, क्योंकि वो डोमेस्टिक डिमांड से सब्स्टिट्यूट हो रही है, और डोमेस्टिक में ज़्यादा बेहतर मार्जिन है। रिस्क इसमें यह है कि क्या मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे इस तरह के या नहीं। ऑब्वियसली कोल ने भी हाल में रिबाउंड करा है, तो लेट्स सी अगर वो सस्टेन करता है तो शायद एस्टिमेट्स आपको कट करते हुए नजर आए। और दूसरा ये कि क्या नई कैपेसिटीज़ एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो डिमांड चल रही है, क्योंकि अभी तक जो हिस्ट्री सजेस्ट करती है जब भी एक्सपेंशन के साइकिल्स आए हैं तो थोड़ी सी प्राइस वॉर्स इंडस्ट्री में हुई हैं। तो रिस्क यही है कि अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, ये स्वीट स्पॉट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड रहेगा, और मार्जिन में भी एक नॉर्मल सी अट्रिशन होगी, कोई कोलैप्स नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर एक ये कैपेसिटीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, हर कोई नया प्लांट लेकर आ जाता है, तो पहले की तरह ऑब्वियसली कंपटीशन डिक्टेट्स के अपना माल बेचने के लिए हो सकता है थोड़ी सी प्राइस वॉर में इंडल्ज करेगी इंडस्ट्री। बाकी इंडस्ट्रीज़ ने भी करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस इंडस्ट्री में भी फेजेस आते हैं। आई थिंक ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या आया कि प्राइस वॉर होगी या नहीं होगी। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ डायनामिक्स डेवलप होते भी हैं तो अगले 1-1.5 साल तक से पहले तो नज़र नहीं आ रही इस चीज़ के चांसेस। बट वो ये कि मार्केट नॉर्मली एंटिसिपेशन में काम कर जाती है, तो आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है फॉर 6 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और ईयर। बट बियॉन्ड दैट लेट्स सी कि जी कितनी एक्सपेंशन आ रही हैं, डिमांड का क्या ट्रेंड है, लोगों की क्या किस तरह व्यूज़ तब्दील होती हैं। क्योंकि ये अगर इस अजम्पशन को अगर आप ट्वीट करते हैं कि जी प्राइस वॉर सिनारियो में जाते हैं, फिर ऑब्वियसली ये जो अभी तक का जो स्टार परफॉर्मर है देन उसके डायनामिक्स पर चेंज हो सकते हैं। तो व्हाट वी आर एक्चुअली टेलिंग क्लाइंट्स इज के थोड़ा सा मे बी स्टे ऑन द साइड ऑफ कॉशन। अगर आप पिछले 2-3 साल देखें, सबके FMRs देख लें, फंड मैनेजर रिपोर्ट्स, तो हर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेट अगर आप कहने ओवर वेट जो किया हुआ था वो सीमेंट सेक्टर किया हुआ था।
आई थिंक व्हाट वी आर सेइंग इसके जी तकरीबन आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट वेट की तरफ आ जाएं। मार्केट वेट तकरीबन 11 से 12% होगा, तो अगर आपका 20-20% सीमेंट में है, आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रिम कर सकते हैं। वी थिंक कि क्रीम निकल गई है रिटर्न्स के हवाले से सीमेंट सेक्टर में, तो थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं। और सिमिलरली फिर आप उसमें आ सकते हैं जो सेक्टर्स पिछले 1-2 साल से बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करे, अगर आप उनकी तरफ आएँ तो हो सकता है कि उनके रिस्क रिवॉर्ड थोड़े बेहतर हुए। वो फर्टिलाइज़र स्पेस है, इवन आप कहें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही प्ले करना है आपको, तो ये रिस्क आप स्टील से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो आप डिमांड प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह के प्राइस वॉर सिनारियो को इग्नोर कर रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं। अगर आप स्टील से कर लें या पेंट्स के थ्रू में चले जाएँ। कंज्यूमर स्टॉक्स आई थिंक कि जी ऑब्वियसली फार्मर इनकम्स काफ़ी बॉटम करी हैं, हुकूमत काफ़ी फेवरेबल स्टांस ले रही है टुवर्ड्स द फार्मर साइड। आई थिंक कंज्यूमर स्टेपल्स पे भी देखा जा सकता है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ी करेक्शन भी ले ली है, परफॉर्म भी नहीं करा है पिछले 1-2 साल से। फर्टिलाइज़र की बात कर लें आप, इवन ट्रैक्टर्स, कंज्यूमर, आई थिंक इनकी तरफ अगर शिफ्ट करके आए ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, वो थोड़ा सा सेंसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर ऑब्वियसली अगर आप पिछले 2-3 साल से देखें तो मल्टीपल्स कंज्यूमर स्टॉक्स के बिल्कुल हाई हैं। आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। इफ़ यू गो 10 ईयर्स बैक, आजकल अगर आप बात करें मल्टीपल्स की, तो बड़ी एवरीबडी से इसके जी कंज्यूमर स्टॉक 25 टाइम्स 30 टाइम्स मल्टीपल कोई बड़ी बात नहीं है। यू गो बैक 10 ईयर्स, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, मतलब नॉर्मल मार्केट के मल्टीपल्स पे चलते थे। द चेंज आई थिंक दैट इज़ हैपेंड इज़ उस टाइम पे अगर आप देखें कमोडिटी बूम थी 2006 से 2012 में। ऑयल भी 150 चला गया था। इट वाज लोगों ने इसको साइलेंट सुनामी का भी नाम दिया था। ये ग्लोबली कमोडिटी बूम थी, इसका फ़ायदा ऑब्वियसली फार्मर साइड पे आया था। ठीक है जी, प्राइसेस वेंट थ्रू द रूफ, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी, दे वर फ्लश विद मनी एंड दे स्पेंट। अगर आप कंज्यूमर स्टॉक्स के सेल्स ग्रोथ देखें, आप वो पाकिस्तान में नेस्ले हो या एग्रो फूड देख लें या नेशनल फूड्स देख लें, लॉट ऑफ दीज नेम्स, दीज आर गुड नेम्स, लेकिन ये 25-30% की सेल्स ग्रोथ फिर दिखाना शुरू हो गए थे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अगर इस तरह की ग्रोथ आएगी तो फिर ग्रोथ मल्टीपल भी आएगा। व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स इज़ दैट फार्मर इनकम्स, ये ग्रोथ बहुत सारी रूरल साइड से आ रही थी। व्हाट वी सीन इसके जी कोलैप्स इन कमोडिटी प्राइसेस इन द लास्ट 2 ईयर्स, ऑयल के साथ साथ बाकी चीज़ें भी गई हैं। और उससे ही हुआ यह है कि फार्मर इनकम्स पे आपको एक कंप्रेशन नज़र आई है। उससे अगर आप कंज्यूमर स्टॉक्स को देखें तो उनकी ग्रोथ अब तकरीबन फ्लैट हो गई है। तो अगर आप नेस्ले की बात करें तो एटलीस्ट उनके लास्ट 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, ईयर कोई ग्रोथ आपको सेल्स में नज़र नहीं आएगी। वेरी ट्रू फॉर अदर कंपनीज एज वेल। तो व्हाट वी सॉ वाज अ करेक्शन इन दीज नेम्स। लेकिन अगर आप देखें तो हुकूमत आपने थोड़े से स्टेप्स देख भी लिए हैं। एक तो किसान पैकेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की साइड से भी आया है। इसके अलावा अगर आप बजट में देखें, जो की टेक अवेज थे, फर्टिलाइज़र की प्राइसेस को कम करना, पेस्टिसाइड्स की कीमतों को कम करना, कंसेशनरी लोन्स देना। फार्मर साइड आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, इलेक्शंस 2 साल बाद हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रो फार्मर प्रो रूरल पॉलिसीज़ आती रहेंगी। सो आई थिंक थोड़ा सा एट द मार्जिन बेहतरी होगी फार्मर इकोनॉमिक्स में, एंड आई थिंक थोड़ी सी डिमांड पिकअप होगी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जी अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा देते हैं। आपने नाम की बात करी कि कौन से स्टॉक्स आई वुड थिंक कि जी ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगा गुड क्वालिटी कंपनीज जो थोड़ी सी काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं एंड ऑन द स्टेपल साइड। तो वो नेस्ले भी हो सकती है, वो नेशनल फूड भी हो सकती है, दैट कैन बी एग्रो फूड्स एज वेल। इसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक मल्टीपल्स उनके ऑलरेडी वो हैं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू है। आई थिंक डिमांड इनकी थोड़ी या इनके नंबर्स थोड़े बेहतर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। आई थिंक दिस इज़ अ स्पेस टू वॉच। तो आई थिंक इसमें क्योंकि करेक्शन भी एक हद तक हो चुकी है और इनफैक्ट अभी हमने रिबाउंड होते हुए देखा भी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इग्नोर्ड सेक्टर हो गया था, बीच में ऑफ रेडार हो गया था। आई थिंक दिस वाज वर्थ लुकिंग इनटू। आई थिंक व्हाट वी सीन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कंज्यूमर स्टॉक्स, अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या स्टेपल्स की बात करें तो काफ़ी लिक्विड नेम्स हैं। नाम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, नेस्ले है, कॉलगेट है, लेकिन ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। इवन नेशनल फूड्स उस हद तक का लिक्विड नहीं है जितने बाकी हैं। आई थिंक कुछ नेम्स हैं। एग्रो फूड्स तो एक रहा है इंडस्ट्री लीडर एज फार एज लिक्विड फूड स्टॉक्स आर कंसर्न।
आई थिंक इट हैज़ बीन जॉइंड बाय फौजी फूड्स, जो नून पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें ठीक ठाक पोटेंशियल अभी भी मौजूद है कुछ। अगर आप एंग्रो फूड्स की सेल्स देखें तो तकरीबन साल की 50 बिलियन है, और फौजी फूड्स अभी भी 5 बिलियन का भी नहीं है। तो अगर आप उसी लेवल पे ग्रो करते हैं तो सर्टनली इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। बट आई थिंक थोड़ी सी अगर आप ट्रेंड देखें, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर आप देखें, हम नेटवर्क को भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंज्यूमर स्टॉक्स में ही आता है। उसने एक स्प्लिट अपनी पार वैल्यू कम कर दी थी, तो इफेक्टिवली उसके शेयर्स बाज़ार में ज़्यादा हो गए, 10 रुपये से 1 रुपये कर लेती है। आज सुबह ही नोटिस है मरी ब्रूरी का, उसने 1500% का बोनस अनाउंस कर दिया है। तो 1:15 के रेशियो में उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक अगर बाकी कंपनीज भी इनसे थोड़े से लेसन्स लर्न करती हैं, क्योंकि इनको देखें ओनरशिप तो ये डाइवर्स नहीं कर रहे हैं ना, बोनस शेयर्स देने से उनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग तो वही रहती है। बट आई थिंक दे रियलाइज़ कि अगर थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है स्टॉक तो सर्टनली उनकी नेटवर्थ बढ़ जाती है स्पॉन्सर्स, एंड अगर कभी इनको बेचना हो तो मार्केट में थोड़ा सा ईजिली सेल कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द प्राइस। तो आई थिंक ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही हैं। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कम्प्लीटली गेम चेंज हो जाएगा, बट आई थिंक ये दिस इज़ हेयर टू स्टे, आई थिंक दिस ट्रेंड। और अच्छी बात यह है कि आई थिंक एज आई अंडरस्टैंड इट, अब जो नई लिस्टिंग्स होंगी, एंड आई होप फूड सेक्टर में भी हो, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि 25% फ्लोट आपका होगा आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक ये चीज़ें ऑब्वियसली विद टाइम मार्केट की डेप्थ एंड ब्रेड्थ को बढ़ाएंगी। इट विल टेक टाइम, अभी भी बहुत सारे ज़्यादातर स्टॉक्स इलिक्विड ही हैं, बट आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट और मज़ीद लिक्विड नहीं होंगे, यहाँ से इफ एनीथिंग लिक्विड होने के चांसेस हैं। एंड वी हैव सीन रीसेंट एग्जांपल्स के कुछ स्टॉक्स लिक्विड हुए हैं और उनमें इंटरेस्ट आया है, और आई वुड होप कि जी आगे आता रहेगा।